अगर जैसे सपोज करो सैलरी एक कंपनी टोटल 20 करोड़ रुपए दे रही है, ऑब्वियसली कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे, टोटल सैलरी 20 करोड़, बट उन्होंने पेमेंट 16 करोड़ की करी, तो डिडक्शन अकाउंट्स में कितना माइनस होता? अकाउंट्स में अक्रूवल बेसिस होता है 20 करोड़ माइनस होगा, बट टैक्स में करेक्ट आंसर इज 20 करोड़। चाहे टैक्स हो चाहे अकाउंट्स हो, आपको डिडक्शन किस बेसिस पर मिल जाती है? ड्यू बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस। लेकिन कुछ खर्चों के मैं नाम बताऊंगा आपको, उस खर्चे की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप पे करेंगे पैसा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनिएगा। बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हो रही है, मैंने नहीं करी 1 साल से, डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी। रेंट 1 साल से ड्यू चल रहा है, नहीं पे करा, डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी। पेमेंट नहीं देखी जाती। लेकिन कुछ अब मैं नाम लिखवाऊंगा, अगर वो पेमेंट आपने नहीं करी तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि फॉर फ्यू एक्सपेंसेस आपको डिडक्शन तभी मिलती है जब आप उनको पे कर देते हैं, जिसमें से एक खर्चा जो मैं जिसका लॉजिक बना के दूंगा वो है बोनस। अगर मैंने एम्प्लॉयज को बोनस डिक्लेयर करा, याद करो सैलरी चैप्टर, बोनस टैक्सेबल कब हो रहा था? रिसिव्ड बेसिस। सिमिलरली जो बिजनेसमैन जो बोनस दे रहा है उसको डिडक्शन कब मिलेगी? ऑन पेमेंट बेसिस। मैंने आप सभी को 1-1 लाख रुपए का बोनस देना है, यहाँ पे 25 बच्चे बैठे, टोटल बोनस ड्यू कितना हो गया? 25 लाख। मैंने पे नहीं करा, अकाउंट्स में क्या माइनस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अकाउंट्स तो ड्यू बेसिस पे। क्या इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 43B। क्योंकि 43B कहता है कि भैया ये जो खर्चे हैं ना, इनको पे कर देना तो ही डिडक्शन मिलेगी, पे नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप पहले बताइए, ये बात समझ आई आपको? अब आइए जरा एक एनालिसिस करते हैं बात का। इतनी आसान बात खत्म नहीं होएगी कभी भी। क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है? 1/4/24, 31 मार्च 25। एंड लेट्स सपोज बोनस 1 करोड़ का ड्यू हो गया था, द कंपनी अनाउंस बोनस। सर बोनस कैसे अनाउंस होता है? मेल आ जाती है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को मेल आ जाती है कि परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से आपका इतना अमाउंट ड्यू है, और आपको 3 महीने 4 महीने बाद मिल जाता है। ऐसे होता है। बोनस कभी भी ड्यू होते ही अगले महीने की सैलरी में नहीं मिलता, नहीं तो लोग बोनस लेके नौकरी छोड़ देते हैं। हर कोई बोनस का वेट करता है। कंपनीज में आप देखेंगे, इवन बिग फोर्स, बोनस और अप्रेजल होते ही, अप्रेजल भी जब होता है तो मालूम है क्या होता है? आज आपका अप्रेजल हो गया, आपको सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया, 30 लाख से 40 लाख हो गई, पर तुम डायरेक्टर बन रहे हो 6 महीने बाद। समझ रहे हो? पर एम्प्लॉय से भी तेज है, लेटर तो आ गया, नेगोशिएट कर लेते हैं आगे, फिर डायरेक्टर तो बन चुका हूं। ठीक है। तो बोनस में भी क्या होता है वैसे? अगर जैसे ये बोनस जो है ड्यू कब हुआ, इफ आई से जून में, तो आप मुझे बताइए कितने रुपए का बोनस? 1 करोड़। अब सवाल ये, इसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आइए देखते हैं एक बार। अगर मैंने बोनस को ड्यू करा इधर, अभी लिखना मत इसको, ठीक है, और पे भी कब कर दिया? जून। मेरा आपसे सवाल, डिडक्शन कितने रुपए की मिलेगी? 1 करोड़ की। कौन से साल में? एग्जैक्ट 24-25 का खर्चा है, 24-25। सर जी बोनस ड्यू हुआ, क्या आपने इसको पे करा? नहीं करा, और आपकी रिटर्न डेट आ गई बच्चे। रिटर्न डेट क्या होती है जनरली कंपनीज के लिए? मैं कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ। 31 अक्टूबर 2025, दैट इज ROI डेट। जुलाई भी लिख सकता था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि जुलाई क्यों नहीं लिखा, अक्टूबर जुलाई एक ही बात है। और मैंने बोनस जो पे करा, पेड बोनस, मई 25।
अब सवाल ये है कि इस बोनस की डिडक्शन कौन से साल में मिली। हम्म। 25 से मैं जो आरओआई भरूंगा 31 अक्टूबर को कौन से साल की भरूंगा। 24 में मैं दिखाऊंगा कि मेरा इनकम है, सेल्स है, वोटेवर जो हमने सिस्टम में देखा था ना, नेट प्रॉफिट पकड़ूंगा। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं नेट प्रॉफिट पकड़ूंगा, कहां से पकड़ूंगा, ये अकाउंट से, अकाउंट से ही पकड़ूंगा ना। तो क्या उसने बोनस को माइनस करा होगा। उसने तो करा होगा, उसको तो पेमेंट का कोई कोई जरूर नहीं होता। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो मैंने पकड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं आरओआई भरते हुए, तो नेट प्रॉफिट पकड़ा, तो कहने से दिस इज आफ्टर बोनस एक्सपेंस। और इनकम टैक्स क्या कहते हैं कि मैं डिडक्शन कब दूंगा तुझे, जो पे कर देगा। क्या मैंने पे कर दिया, क्या मैंने 24-25 में पे कर दी, या मैंने 24-25 के अगले साल पे कर। पर क्या मैंने अगले साल करा बट स्टिल रिटर्न से पहले कर दिया, क्या अभी भी डिडक्शन मिल जाएगी। आंसर इज यस, यू हैव टू पे। आप इधर पे कर देते तो भी बहुत अच्छी बात थी। आपने अगर आरओआई से पहले दे दिया तो आपको डिडक्शन कौन से साल में मिल जाएगी, 24-25। यहां तक क्लियर है। आगे सुनिएगा बात को। यानी कि सरकार कह रही है बोनस की डिडक्शन आप चाहे उसी साल पे कर दो जिस साल खर्चा था, या रिटर्न से पहले पहले कर दो, मैं तब भी तुम्हें डिडक्शन दे दूंगी उसी साल में। लेकिन बेटे प्रॉब्लम तो ये है, अगर इसने यहां भी पे नहीं करी और रिटर्न डेट आ गई, अब आप मुझे बताइए, रिटर्न वाले दिन जब मैं नेट प्रॉफिट पकड़ूंगा, क्या ये आफ्टर बोनस एक्सपेंस है या नहीं है। अकाउंट्स वाला तो है ही। अब क्या करूं, विल आई गेट द डिडक्शन। तो 24-25 पे नहीं। आप 31 अक्टूबर, आज 31 अक्टूबर है, आप सिर्फ अभी तक का बताइए, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी। नहीं, क्योंकि ना तो मैंने उस साल में पे करी, ना ही रिटर्न डेट तक पे करी, तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा। दैट मीन्स 43B अप्लाइज। 43B लग गया आप पे, डिसअलाउंस का सेक्शन लग गया। क्यों लग गया सर जी, एक खर्चा था, उसकी डिडक्शन पेमेंट में मिलती थी, आपने पेमेंट नहीं करी। आप कह रहे हो कर देंगे, कर क्या देंगे, रिटर्न डेट आ गई अभी तक नहीं करी आपने, नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन। अब आपका अगला सवाल आएगा, सर अगर बाद में पे कर दी तो दे दूंगा आपको डिडक्शन। पर पहले यहां तक तो समझिए। तो यहां तक क्या होगा, कितने रुपए ऐड कर दूंगा बच्चे, यानी कि क्या आपको डिडक्शन मिली। आंसर इज, पेपर में ऐसे आएगा, पीएनएल दे रखा होगा, बोनस माइनस हो रखा होगा, नीचे वो डेट देगा, बोनस इज पेड आफ्टर आरओआई। तो इसका मतलब अलाउड या डिसअलाउड, डिसअलाउड। डिसअलाउड मीन्स यू आर एडिंग बैक। यहां तक क्लियर है। पहले कहानी की बात यह है कि सर 31 अक्टूबर तक नहीं करा था, ओहो डिसअलाउ हो गया। बट सर सुनिए तो, हमने 10 फरवरी 25 को, सॉरी 10 फरवरी 26 को बोनस पे कर दिया सर। सर आरओआई से पहले कर देंगे तो 24-25 मिलेगी ना। आरओआई से पहले कर देगा उसी साथ 24-25 से मिल जाएगी। आरओआई के बाद करेगा तो डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी। कौन से साल में मिलेगी, इन द ईयर इन विच इट इज पेड। अगर आप आरओआई से पहले कर देते हैं तो you'll get the deduction in that previous year itself. But if you make the payment after ROI, you get the deduction in the previous year in which it is paid. सुनिएगा एक बार, अभी आप नहीं पकड़ पाएंगे एकदम से। तो अगला साल क्या था बच्चे मेरा, 31 मार्च 26। अब आप मुझे बताइए सर, क्या हमें 24-25 में डिडक्शन मिली, नहीं मिली।
क्योंकि ना तो मैंने 24-25 पे पे करा, ना मैंने 24-25 की रिटर्न डेट तक पे करा, तो 24 में मिली डिडक्शन? नहीं मिली, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, एड बैक। पर सवाल ये है 25-26 की जब रिटर्न जाएगी, क्या डिडक्शन 25-26 में मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। आंसर इज यस। पर एक बात बताओ, 25-26 के नेट प्रॉफिट में क्या बोनस माइनस होगा? क्योंकि अकाउंट्स तो पहले माइनस कर चुका था, तो मैं क्या कर दूंगा बेटे, उसको माइनस। ये आपको सीख जाओगे आप, ये मुद्दे की बात ये नहीं है अभी। मुद्दे की बात ये है, यू विल नॉट गेट द डिडक्शन इन 24-25, यू विल गेट द डिडक्शन इज 25-26। अकाउंट्स और इसके चक्कर में बिल्कुल, मैं बना देता हूँ। कभी कभी 25% नेट प्रॉफिट में आपने हाँ वही चीज बता। हाँ देख, मैं अकाउंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो 24-25 है, क्या मैं कह सकता हूं वो नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस होगा? तो इसका मतलब बोनस का खर्चा माइनस हो रखा है। पर क्या मैं कह सकता हूं कि 24-25 में तो कौन सा सेक्शन अप्लाई हो गया, जिस वजह से मुझे बोनस को क्या करना पड़ जाएगा, एड बैक। वाई? बिकॉज इसकी पेमेंट मैंने नहीं करी ना उस साल में, ना ही उसकी रिटर्न डेट। 24-25 क्लियर है? अब आप सोच के देखिए, 25-26 में क्या जो मैं नेट प्रॉफिट पकड़ूंगा, क्या उसमें पुराना बोनस फिर माइनस करके आ रहा हो? क्यों आ रहा हो? एक खर्चे की एक ही बार डिडक्शन होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो 25-26 का नेट प्रॉफिट है, वो तो 25-26 की सारी बातें कर रहा होगा ना? और मुझे किस खर्चे की डिडक्शन मिल रही है? पुराने। तो अब अगर मुझे डिडक्शन देनी है, तो क्या मुझे माइनस नहीं करना पड़ जाएगा 1 करोड़ रुपए? क्योंकि हर साल उसी बोनस को थोड़ा माइनस करता रहूंगा, अगर अगले साल बोनस है ही नहीं, तो ये तो मेरा नेट प्रॉफिट, ये तो बिफोर भी बोलना गलत हो जाएगा, ये तो नेट प्रॉफिट विदाउट बोनस ही होगा ना ये तो। बताइए, समझ आया बच्चा? मुद्दे की बात यो है, जहां बच्चा फंसता है, ये तो समझ आ। अगर मैं आपको समराइज करूं, तो ये है, if the expenses that are mentioned in 43B section, जो भी लिस्ट है, deduction would be allowed on payment basis. Deduction would be allowed if you pay in the same previous year or on or before the due date of return. If it is not paid till the due date of return, it will be disallowed. Although as per accounts it is allowed, but it will be disallowed as per income tax. However, the assessee can claim this deduction. In case assessee pay in future, the assessee can claim the deduction in the previous year in which it is paid. In which it is क्लियर है जी? अगर आपको क्लियर है तो अभी भी आप एक जगह पे फंसेंगे, मैं लिखवा रहा हूं उस केस को, बड़े ही प्यार से सुनिएगा। एक्सपेंस कौन से साल का है? 24-25। चलो अलग अलग बना दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने पेमेंट करी 30/6/25, तो आप मुझे बताओ 43B अप्लाइज या डज नॉट अप्लाई? एक्सपेंस कौन से साल का है? हाँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्सपेंस जो है अलाउड या डिसअलाउड? ओ भैया, रिटर्न डेट से पहले जमा कर दिया ना। खर्चा कौन से साल का है? 24-25 की रिटर्न कब जाएगी? 31 जुलाई बोल लो, 31 अक्टूबर 25 बोल लो, पहले पेमेंट कर दी ना, तो अलाउड हो जाएगा। हाँ अच्छा, अलाउड का मतलब माइनस करूं? ऑलरेडी माइनस है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे करना कब होगा? जब डिसअलाउ। एग्जैक्टली, एड बैक। माइनस तो पहले से हो रखा। अब आप समझिए, खर्चा है 24-25 का, पेमेंट है 30/6/26। ओ माई गॉड, आराम से सुनिए आप। क्या 24-25 में ये खर्चा अलाउड है?
क्योंकि 24-25 में भी नहीं और उसके रिटर्न तक भी नहीं हो। 25-26 सही तो पुरानी पेमेंट है ना माइनस हर साल रिटर्न देखूंगा, सिर्फ उस साल रिटर्न देखूंगा जिस साल का खर्चा है ये। एक बार रिटर्न निकल गई, डिडक्शन इज अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज पेड। इज इट पेड इन 25-26? आंसर इज नो, कोई डिडक्शन नहीं है इसकी अभी। आप अगले साल की भी रिटर्न पे मत जाइए। आप रिटर्न किस साल के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आप जिस साल का खर्चा है कि वो खर्चा उसी साल में पे कर देगा उसके रिटर्न। एक बार वो डेट निकल गई, उसके बाद ईयर इन विच इट इज पेड, नो लॉजिक ऑफ रिटर्न फॉर दो। तो आप मुझे बताइए, आपने पे कब करा? You get the deduction in 26, 27। आपको समझ आया बच्चे? अगर हाँ, पेमेंट 25-26 में हुई कब हुई है? 25-26 में। जून 26 थोड़ा ना आ जाता है, 26-27। क्लियर है बच्चे? यानी कि अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, मतलब पीजीबीपी में मूवमेंट, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर तो एडबैक हुआ होगा और यहां पे क्या हुआ होगा? समझ रहे हो? वैसे हो गया कॉन्सेप्ट, ऐसी जबरदस्ती बना रहा हूं। 24-25 पेमेंट, 30-6-27। क्या 24-25 में डिडक्शन मिलेगी? 25-26 में? 26-27? तो ऐसा मत सोचना कि 26-27 की रिटर्न की डेट बच रही है, ऐसा नहीं है ना। एक बार डेट निकल गई तो ईयर इन विच इट इज पेड कौन से साल में मिलेगी? 27। क्लियर है साहब? एक बार इसको नोट कर लो, ये एग्जाम्पल अच्छा बन गया। ठीक है, और फिर आगे मैं अब आपको खर्चे बताता हूँ कौन कौन से हैं। हाँ जी। रोल कर अ, ये वाला। लाइट ऑफ कर बहुत क्लियर है हाँ लाइट ऑफ कर। ये वाला भी करोगे? कर लो। वैसे ना चैनल हम्म, तो ठीक है यार ये वाली तो जरूरी सर चाहिए ये होती कह है। रहा है ये दो मैंने ऐसे थोड़ा ना लगाई है, कैमरे और उसके लिए लगाई है। भाई हाँ ये वाला भी कर लीजिए नोट एक। ठीक है, कर लो बच्चों। तो ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा नोट करने में वैसे? नहीं सर बहुत जल्दी जल्दी कर देख कर और करें नहीं, घर पे कर लो तो सही नहीं है बल्कि। नहीं तो भूल जाने ये बड़ा अजीब हो जाता है, मैं खाली क्या करूं अभी अब। दो जुएब जी। नहीं नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था। कैसे हैं आप? आराम से करो बेटे, बहुत टाइम है। 4:30 के बाद भी क्लास है आपकी कोई? अगर आप ही बोलना कल ही क्लास है 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद है ना वो तो। क्लास ही होगी अब दुष्यंत सर की लॉ की हमेशा होगी? नहीं आज सर आज नहीं रखे आपने नहीं, मैं 4:30 बुक दूं। सर आप बुक करो फिर
मैं कल सर मतलब, हाँ जी। सर 4:30 बजे दुष्यंत सर लेंगे लॉ की क्लास आज? हाँ नहीं, आज है क्लास है, पर सर ने बोला था कि लेंगे, पर वही गैप और उसके चक्कर में वो गए। चलिए, नोट कर लिया बच्चों ने? क्या बेटे इतनी देर लगा रहे हो बेटा? इतनी देर में तो पूरा रजिस्टर भर देता था। कर लिया नोट? वेरी गुड। हो गया? बच्चे प्लीज, बच्चे स्पीड आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा बेटा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन में आरओआई नहीं गिवन होगा, इतना तो आप अभी चैप्टर करोगे ना तो आपको पता होगा रिटर्न डेट क्या है। हो गया? काफी पढ़ाई करते हो यार, आप थोड़ा रिलैक्स करा करो लाइफ में। रिलैक्स करो सर। क्या क्या करोगे? मैं तो मेहनत तो करता हूँ अपने बारे में। मेहनत तो नहीं, वैसे जनरली सर हो गया। मेहनती इंसान। चलिए, आइए जी। ए भैया, अभी तो मैंने आपसे सिर्फ बोनस की बात करी थी। पेपर में सिर्फ एक बोनस छोड़ना है बेटे। आइए, अब जो मैं बोलूंगा एक बार देखिएगा, इसको नोट मत करना, घर जाके नोट करना आराम से। अभी हैंडराइटिंग खराब आ रही होगी या कुछ होगा, दिक्कत होगी नहीं तो। अंडर पीजीबीपी, जस्ट सब नोट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब कर भी लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आप नोट इधर ही करना, मैं पसंद करते हो या घर जाके? थोड़ा बैठ नहीं तो घर जाके अलग से टाइम देना पड़ता है। ठीक है, आइए एक बार देखिएगा। अंडर पीजीबीपी, डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस और कैश बेसिस, है ना? या तो ड्यू बेसिस पर होता है या कैश बेसिस पर होता है, एज पर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय। मैंने आपको पहले दिन ही लिखवा दिया था कि जो बिजनेसमैन है वो ड्यू बेसिस पे चला सकता है, और अगर वो चाहे तो वो कैश बेसिस। जनरली क्या करते होंगे, पीजीबी इनकम कैसे निकलती होगी? ड्यू बेसिस प्लीज। जनरली ये जो कंपनीज है, रिलायंस, एयरटेल, ये कैसे चला रही हैं? अकाउंट्स भी ड्यू पे चलता है ऑब्वियसली, वो तो इंडिया में एक ही ऑप्शन है। और कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी भी कैसे चल रहा है? ड्यू बेसिस।
Generally, the assessee follow due basis of accounting. Therefore, deduction is allowed on due basis in income tax also. ये तो ऐसी फालतू की बात लिखी, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ खर्चों की बात करूंगा। ये खर्चे क्या ड्यू बेसिस पे मिलेंगे या पेमेंट बेसिस पे? पेमेंट, बिकॉज क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस इन केस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंस। आपको ये सारे खर्चे याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है बच्चे, एक बार बताना। टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। जनरली आइडिया देता हूं आपको, याद करो हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी याद करो। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कैसे मिलती थी, कैश है ड्यू, कैश बेसिस हो गया ना, पेमेंट करोगे तो मिलेगी। इसी तरीके से और कोई भी टैक्स हो एक बिजनेसमैन के ऊपर, अभी आप छोटे बच्चे हो इसलिए नाम ज्यादा ले रहा हूं, अभी इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, व्हाटएवर टैक्स, अगर आपको डिडक्शन चाहिए पे करोगे तो ही डिडक्शन मिले। ठीक है, तो टैक्स, ड्यूटी एंड सेस मतलब टैक्स सरकार कह रही है भाई मेरे को पैसा दोगे तो ही डिडक्शन दूंगी वरना नहीं। अगला क्या है बच्चे, बोलो ना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर, आप बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोविडेंट फंड पढ़ लिया है सैलरी में। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि एम्प्लॉयर के? एम्प्लॉयर के। आप नौकरी करते हो, आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, 10,000 आपका कंट्रीब्यूशन और 10,000 एम्प्लॉयर को, और टोटल तो 70,000 हो गया। लेकिन एम्प्लॉयर, अच्छा अब आप समझिए, मैं आपको सैलरी दूंगा 50,000 और सरकार जो पीएफ हो उसको कितना दूंगा, टोटल 20,000, क्योंकि 10 आपका हिस्सा और 10 मेरा हिस्सा। तो मेरा हिस्सा, एम्प्लॉयर का हिस्सा का डिडक्शन तभी मिलेगी जब मैं पे करूं। हालांकि इस पे इतना ज्यादा समझाने का नहीं है, आपको नाम याद करने, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला क्या है बच्चे, बोनस या फिर कमीशन, किसको दे रहे हैं आप? उससे अगला इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप लोन लेते हैं, रिलायंस ने लोन लिया, किसी ने भी लोन लिया, बैंक लोन लिया फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम एनबीएफसी। कहने का मतलब है 3 पॉइंट तो इंटरेस्ट ऑन लोन के ही। यानी कि सरकार कह रही है भाई अगर जाके बैंकों से लोन लेते हो, ब्याज की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ब्याज की पेमेंट करोगे। यानी कि मान लो अगर जैसे आपने देखा किंगफिशर एयरलाइंस था, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया था पर पे कर रहा था नहीं, तो डिडक्शन मिल रही थी उसको, नहीं मिल रही, पे करोगे तो मिल जाएगी। अगला क्या है बच्चे, लीव सैलरी टू एम्प्लॉय। लीव सैलरी क्या था, याद है सैलरी के अंदर? हाँ, तो उसकी पेमेंट करोगे तो ही मिलेगी। एनी सम पेबल टू द रेलवेज फॉर रेलवे एसेट। आपको पता है रेलवेज में आपको तो ये समझ आता है कि आईआरसीटीसी है, चलो घूमने चलते हैं, ट्रेन बुक कर लेंगे, लेकिन क्या वो कॉर्पोरेट्स की हेल्प भी करते हैं? यस। रेलवेज के पास बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रखने के लिए, सामान उतारने के लिए, उनके बहुत सारे एसेट यूज होते हैं। मान लो मेरी कंपनी है, मेरा 500 करोड़ का सामान आना है, ट्रेन पूरी बुक करी मैंने, पर वो सामान उतरने के लिए क्या हर कोई बॉक्सेस में ही सामान होता है? उनके पास क्रेन्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, तो मैं उनके एसेट यूज करता हूं। क्या उसका रेलवे किराया लेता होगा? लेती है किराया, ठीक है, मैंने उनके अगर एसेट यूज करे। तो मार्केट में क्या हो रहा था कि रेलवेज के ना ड्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे। मालूम है, बहुत बड़ी कंपनी हूं, मैंने रेलवे का एसेट यूज करा और उसको पैसे ही नहीं दे रहा, पर इनकम टैक्स तो मुझे डिडक्शन दे देती थी। सरकार ने बोला भाई रेलवे का जो पैसा है पेमेंट करोगे तो ही डिडक्शन। समझ रहे हो? तो अगर आप देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं, एनी सम पेबल टू रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। इन लास्ट, ये नया जुड़ा है बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग जाता है, दैट इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आपको ये सारे खर्चे याद होने चाहिए। आप मुझे बताइए सबसे पहला खर्चा कौन सा था? टैक्स, ड्यूटी, सेस एक्सेट्रा। उसके बाद अगला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। उसके बाद बोनस और कमीशन पेबल टू दी एम्प्लॉय। उसके बाद 4, 5, 6 इंटरेस्ट का पॉइंट था, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 7वां पॉइंट लीव सैलरी। उसके बाद 8वां पॉइंट था रेलवे एसेट यूज करने का, और 9th पॉइंट क्या था बच्चे, एमएसएम। यानी कि ये सारे खर्चे, इफ यू पे यू गेट द डिडक्शन, इफ यू डोंट पे यू डोंट गेट द डिडक्शन। क्लियर है जी?
आइए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अभी आएगा, सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब एक बार जरा आप नोट पढ़ेंगे बच्चे। मतलब आप लैंग्वेज पे थोड़ा सा वो देखना। जिस साल का खर्चा है उस साल में पे कर दो, या उस साल की आरओआई। ठीक है, तो आपको उसी साल में मिल जाएगी। और अगर उसके बाद करोगे तो इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ठीक है बच्चे, आगे क्या लिख रहा है वो। लिखे जा रहे हैं बच्चे एकदम, मतलब हाँ, बस एक बार मैं बोल देता हूँ फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने को। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, इट विल बी एडेड बैक एंड इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज पेड। समझ आ रहे हैं ना बच्चे। और ये एग्जाम्पल वही बने हुए हैं जो हमने बनाए थे, जो आप बना चुके हैं। आइए एक छोटी सी बात करूंगा। हाँ जी, चार्ट देखना है। लिखने का टाइम, हाँ एक बार पूरा समझा देता हूँ फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मेरे को ऐसे आज ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं कराना, थोड़ा सा ही कराना। मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का, प्लीज भरोसा रखें। ओह हाँ, नहीं पर मैं आपको टाइम दूंगा बच्चा। सर आपको केस नहीं बनाना, भरोसा हो गया। हाँ, पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब ऐसे नहीं होता। बहुत सही आज, मतलब इतना सही था ना, मतलब खुशी खुशी जा रहा था। उसको लग रहा है कि वो मॉल जा रहा है, हमें लग रहा है स्कूल, दोनों खुश थे मतलब सारे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हो गया? आप रीस्ट्रक्चरिंग समझते हैं। जब किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसे नहीं दिए होंगे, क्या बैंक रीस्ट्रक्चर करता है लोन को कि यार इससे 8% क्या लेना है यार, इससे 6% ले लो यार। ऐसा होता होगा क्या कि चलो हेल्प तो करो, ओए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे भाई वो। एग्जैक्टली, सेटलमेंट वर्ड भी नहीं। अब एक बात बताइए, किंगफिशर एयरलाइन बंद होना, क्या पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था या नहीं था। कितने हजारों एम्प्लॉयज थे जिनकी नौकरी एट स्टेक थी। ठीक है, कितने सारे इन्वेस्टर्स थे जिनका पैसा लगा हुआ था। तो क्या गवर्नमेंट भी इस इंटेंशन पे नहीं होनी चाहिए थी कि लेट्स सपोर्ट है। ऐसा होगा नहीं होगा। यस। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि सरकार कहती है कि आपका जो लोन चल रहा है ना, लोन अमाउंट अलग होता है और इंटरेस्ट अलग होता है। तो कहती है आप एक काम करो, आपका 100 रुपए का लोन है और 100 रुपए का इंटरेस्ट है, एक काम करो, इसको 150 का लोन बना देते, 50 तो हमने माफ कर दिया और सारा का सारा लोन बोलते हैं। मैं इसे जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। टर्म्स तो हो ही सकती है ना कुछ भी। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोल दूं। क्या जो आप इंटरेस्ट का खर्चा ड्यू करते हुए आ रहे थे, आपके फाइनेंशियल्स में पुराने सालों में इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था और आप पे नहीं करते थे तो वो एड बैक होता रहता था। बट क्या आज किंगफिशर ये बोले अरे देखो, इंटरेस्ट तो जीरो हो गया, मतलब मैंने पे कर दिया, मतलब डिडक्शन मिल जाए, ऐसे होता है क्या। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो अब आप एक चीज को जरा ध्यान से देखें, मैं एग्जाम्पल अपना ही बनाऊंगा। ठीक है, मान लो आपने कितने रुपए का लोन लिया। ये पहला साल ले लेते हैं, 22-23। कितने रुपए का प्रिंसिपल है। कितने रुपए का प्रिंसिपल है बच्चे। 100 रुपीज। और इस 100 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब समझिए कि आपने 100 रुपए का लोन लिया और मान लो ये 22-23 है।
और इस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आया 10 रुपीज, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कुछ पे करा? आंसर इज नो। तो मुझे बताइए 43B में डिसअलाउ होगा कुछ या नहीं होगा? डिसअलाउ हो जाएगा। कितने रुपए? ये जो 10 रुपए है भैया, इंटरेस्ट का खर्चा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 विल बी एडेड। पहली बात क्लियर है यहां तक? बस अब मैं आपको बताता हूं, जब आप कभी लोन अगर लेंगे ना, तो आपका अब जो लोन अकाउंट होता है, अकाउंट एक ही होता है बेटा। लोन अकाउंट अब कितने रुपए हो जाएगा आपका? 110। प्लीज समझिएगा बात। ना तो आपने 100 रुपए वापस करे और 10 रुपए और जुड़ गए, तो अब आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा है? 110। और फिर दोबारा इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 11 हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं, आपने इस साल भी कुछ पे करा? नहीं सर, नहीं करा। 43B के तहत आपने वैसे डिडक्शन कितने की क्लेम करी होगी? 11 की। डिसअलाउ कितना हो जाएगा? 11 रुपये। ये कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं? 23-24। 24-25 में। और हाँ, अब आपका लोन अकाउंट कितने रुपए से होगा? हम्म। अमाउंट कितने का होगा? बट आपको इतना समझ आना चाहिए, ये जो 121 है, इसका बाइफरकेशन क्या है? 100 + 11 + 10 + 11 लिख देता हूं, ठीक है। क्या बैंक के पास ये डिटेल होती होगी नहीं होती होगी? ऑब्वियसली होती होगी। और अब क्या हुआ? और बैंक के पास ये होता है कि भाई ये 121 जो है ना, इसमें 100 तेरा प्रिंसिपल है और तेरा इंटरेस्ट कितना चल रहा है हमारे पास? 21। यहां तक क्लियर है? अब सरकार, अब ये साल शुरू ही हुआ था और सरकार ने बोला कि यार इसको रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर मतलब ये जो 121 रुपए का लोन है, इसको 121 रुपए प्रिंसिपल बना देते हैं। क्यों करा? छोड़िए ना आप वो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर देते हैं, 10। मैं आपके अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो कम कर दे ज्यादा कर दे उससे भी कोई बात नहीं है। आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, वो सरकार ने मर्ज कर दिया और वो बोला अब तेरा प्रिंसिपल कितना मान लूंगी मैं? 121 हो गया। मेरा फर्क क्या पड़ गया मेरे को इसमें? वो 121 पहले भी था, अभी भी है। हालांकि टर्म्स तो अंदर अलग हो सकती है ना, ब्याज के ऊपर कुछ चार्जेस लग रहे हो, कुछ हो रहे हो। तो मैंने सारी चीजें उसको मिला के क्या बोल दिया? प्रिंसिपल हो गया। और ब्याज कितना लगा दिया मैंने? 6%। अब सवाल ये जो 21 रुपए का इंटरेस्ट था, जो 21 रुपए का प्रिंसिपल बन गया, क्या मैं इसको ये बोलूं दिस इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? और क्या इसकी मैं डिडक्शन ले लूं? क्या आपका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट की आइडेंटिटी थी, अगर वो आइडेंटिटी लूज करके प्रिंसिपल बनेगा, क्या मैं उसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोल दूं? आंसर इज नो। ये पॉइंट आया था मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे रीस्ट्रक्चरिंग होते हैं, तो मेरा जो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्या उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज पहले। यहां तक क्लियर है? अब आप समझिए, 121 क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। और अब मैंने इसकी पेमेंट करी इस साल, मान लो 20 रुपए। 121 में से कितने की पेमेंट कर दी मैंने? 20 रुपए। तो जब मैं बैंक को पेमेंट करूंगा इस 121 में 20, क्या ये आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि इसके अंदर, अब मैं ये बोलूं ये सारा प्रिंसिपल है? मैं बोलूं अरे सर जब कन्वर्ट हुआ आपने उसको नहीं बोला, पर थोड़ा इंटरनल तो बताओ, एक सर्टिफिकेट तो दे दो इस 20 रुपए के अंदर कितना वो पुराने वाला इंटरेस्ट कन्वर्टेड है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो कह रहे 15 का प्रिंसिपल था
और 5 का ब्याज वो जो तुम्हारा कन्वर्ट हुआ है। पर दिखने को वो क्या दिख रहा है कि मैंने पेमेंट क्या करी है, प्रिंसिपल की करी है। क्योंकि आप समझिए जब मर्ज हो गया तो 121 प्रिंसिपल बन गया था। पर जब मैं पे कर रहा हूं, क्या मैं जानना चाहूंगा या नहीं जानना चाहूंगा? बोलिए ना। जानना चाहूंगा ना। और मैं क्यों जानना चाह रहा हूं? क्योंकि अब मैं इसकी डिडक्शन लूंगा बेटे। सिंपल सी बात कहने की ये है, जब आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट हुआ तो उसको सरकार पेमेंट नहीं कहती, वो कोई डिडक्शन नहीं। conversion of interest into principal, restructuring of interest into principal is not considered as payment। तो कब पेमेंट मानी जाएगी? जब आप उसको पे करोगे। पर वो तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर गया, तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल की पेमेंट में बैंक से पता कर लो कितना प्रिंसिपल है कितना ब्याज है उसका, वही वो इंटरेस्ट नॉर्मल चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, टेक्निकली तेरा प्रिंसिपल ओरिजिनली क्या था, 100, और तेरा इंटरेस्ट कितने का था, 21। अब ये न्यू प्रिंसिपल बन गया था। तो क्या इसका ये जो कन्वर्जन हुआ, इसको मैं पेमेंट मानूंगा? नहीं मानूंगा। पहले तो ये क्लियर है बच्चे। लेकिन जब आप इस 121 की पेमेंट करेंगे, मान ले तू 12, एक काम करो ना यार, इसको 20 मान लो ना एक बार। द न्यू लोन इज 120, और ये कैसे कैसे पे हो रहा है, 12 12, हर साल 12 12 के पे। दिखने को तो प्रिंसिपल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर 10 रुपए का प्रिंसिपल और 2 का ब्याज है। 10 रुपए का प्रिंसिपल और 2 का ब्याज है। वो जो ऊपर से ब्याज है वो तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो कन्वर्ट हो गया, उसकी डिडक्शन जब कन्वर्ट हुई तब तो मिलेगी नहीं। लेकिन जब आप उसको पे करेंगे, चाहे इन नेम ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट जा रही है, फिर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी बेटा यहाँ पे? 2 रुपए की। 2 रुपए। कहिए सर। ईयर वाइज बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि इसके ऊपर अब इंटरेस्ट जो नॉर्मल चल रहा है साइकिल में, वो तो चल ही रहा होगा। जो कहने का मतलब ये है, देर आर मेनी बिजनेसमैन जो अपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मर्ज करवाते हैं। एक बार सुनना है, एक बार पूरा। देर इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट जो मैं पे नहीं कर पा रहा, व्हाट इज दैट अमाउंट, 20, और मैंने इसको प्रिंसिपल में मर्ज करा दिया। तो बिजनेसमैन कह रहे हैं इस कन्वर्जन को भी पेमेंट बोला जाता है। क्या इस कन्वर्जन को पेमेंट बोला जा रहा है? नो। आपको कोई डिडक्शन। इसको पेमेंट तब बोला जाएगा व्हेन यू मेक द पेमेंट ऑफ दिस न्यू प्रिंसिपल। पर सर ये तो प्रिंसिपल है, पर इसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा उसकी डिडक्शन हो जाए एक्चुअल पेमेंट पे। हाँ जी अब बोलिए। मैं कह रहा था अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 120 पे करें तो उसमें 20 की रिडक्शन मिलेगी। सारी और रिस्ट्रिक्टिंग जो ये स्कीम है तो उसके अकॉर्डिंग जब आगे फिल कर रहे हो तो आप रिडक्शन जो होगा, हम्म तो ये जिस ईयर में पे किया है हम्म तो रिडक्शन मिलेगी ना। तो रिडक्शन के टाइम पे आप आगे के साथ अटैचमेंट को शो करोगे रिस्ट्रिक्टेड का, वरना आरओआई और उसकी कहानी है वो, और फर्दर किस साल का खर्चा है वो सब। तो सिंपल रखना, तेरे को यहाँ पे नहीं मिली, और इधर जब भी तू पे करेगा प्रिंसिपल का, तो वो उस साल में मिल जाएगी, बस ईयर ऑफ पेमेंट का। बाद में ऐसी बात नहीं हुआ जब पहले मर्ज कर देते हैं। जब मर्ज करा तेरे को मिली डिडक्शन। आज तू पे कर रहा तो लेना नहीं चाहता डिडक्शन। बैंक ने छोड़ा थोड़ा ना जैसे ब्याज। बैंक ने तेरा ब्याज छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। और जब कन्वर्ट हुआ डिडक्शन मिली, तो अब जब पे करेगा डिडक्शन तो लेनी चाहिए तेरे को। बताइए। इश्यू काटेंगे, हम्म इश्यू डेटा होगा पूरा बैंक के पास होगा। केवल एंटीस माइनस हुआ पेमेंट का, पेमेंट हो गया सेंटर माइनस कर दो क्योंकि अकाउंट्स के हिसाब से तो माइनस हो नहीं रखा होगा। वीडियो करता था ऑफसेट और पेमेंट। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आइए जी। हाँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि तभी आपको ना और वो समझ आएगा। और एक एमएसएमई की बात करनी है। हाँ जी, नोट्स है रिस्ट्रक्चरिंग के, अभी आ जाऊंगा।
रुक जाए 1 मिनट, रीस्ट्रक्चरिंग यहीं से करवा दूंगा, रुक जाए 1 मिनट। चलिए एक बार यहाँ पे जो एग्जांपल बना देखना। ईयर 1 में लोन कितने का था, ब्याज कितना लगा, आउटस्टैंडिंग रहा पूरा 112। अगले साल मैंने यहाँ पे एग्जांपल में सिंपल इंटरेस्ट ले लिया, मतलब प्रिंसिपल पे ही लग रहा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, कंपाउंडिंग बेसिस पे ही चलता, पर कोई बात नहीं, चलने दीजिए। 124 आ गया। अगले साल क्या हुआ, फिर 12, 136। टेक्निकली क्या आपको 136 के अंदर ब्याज और प्रिंसिपल नहीं दिख रहा? 100 रुपए का प्रिंसिपल है, 36 का ब्याज है, पर ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, लोन। तो आप मुझे बताइए, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन इज पेमेंट, क्या डिडक्शन आपको मिल जाएगी? आंसर इज नो। ये 36 का ये सब छोड़िए आप, पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक क्लियर है बच्चे? पहले ये भैया बोलो ना। लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने 30 रुपए का लोन दिया, मेरा लोन कितने का था, इसमें से मैंने कितने का लोन पे कर दिया? सो आई नीड द ब्रेकअप, जिसमें से 18 प्रिंसिपल है और 12 ब्याज है। कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 12 रुपए की मिल जाएगी। Although the name is now principal, but that's a converted interest, तो मेरे को उसकी डिडक्शन मिल जाए। क्या ये क्लियर है? इसको आप नोट करेंगे या क्या करेंगे? फिर वो एक example- मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, नोट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। एक क्वेश्चन पहले दिखा दूं? ठीक है, पहले नोट कर लो। फिर वो वाली process है। वैसे ये वाला भी सही था। नहीं, सर वो वाला पूरा आधा नोट कर लेना। अच्छा, ये वाली ये मैंने आधा सब पहले और अभी वैसे एग्जांपल आता है। सर हाँ जी, 43 के अंदर रहने हाँ 40। ये लो बेटे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। तो आपने इससे पहले 12 में कैसे जोड़े? ब्रेक किया और सेटिंग का बंद कर दिया। वो बैंक मुझे देगा, बैंक खुद करेगा। बैंक डेटा देगा मुझे। मैं अगर आज जाता हूँ कि मुझे प्रिंसिपल पे करना है या कुछ है, तो बैंक बताता है आप इतना प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट पे करोगे सिस्टम। आज जो तूने 30 रुपीज पे करे, तूने बैंक के पास गया, मैंने कहा मैं 30 दिए, ये प्रिंसिपल है, पर हमने तो कन्वर्ट करा था, तो आप मुझे ब्रेकअप दीजिए इसमें से कितना इंटरेस्ट है, और वो बैंक बोलेगा क्यों, मैं डिडक्शन लेनी है मेरे को, तो बैंक देगा मेरे को ब्रेकअप। बैंक है, ये तो उनका अपना वर्क होगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस होंगी। अब आप पूछो आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, आप बताओ, ये आरबीआई की क्लासेस चल रही है। हाँ ये है। वैसे नॉलेज के लिए कौन सा रूल में कौन से रूल? आपको नॉलेज नहीं है। रूल नंबर 682। नॉलेज भाई अच्छा मैंने ऐसी बोल रही आरबीआई की सर की किताब होती है आरबीआई। हाँ, ये डिपेंड कर, मुझे नहीं, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा। देखो नॉर्म्स होते हैं, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, कोई ह्यूमन वो नहीं है इसमें। ऑब्वियसली विद ऑल द लॉजिक्स, बट वो बैकएंड पे वो बैंक्स का काम है, अपना काम नहीं। आपको कल को कोई बोले कि ये कैसे होगा, आप बोलोगे बैंक के पास जाऊंगा, बैंक बताएगा मेरे को ये क्या सिस्टम होगा, मैं क्या बता, बैंक का काम। बैंक का काम। चलो ऊपर और ये साइड पे कौन सा क्या करूँ अब मैं? मैंने फाइल भेजी हुई है वैसे, ये फाइल भेजी हुई है मैंने, नहीं सर, आपने ये फाइल नहीं भेजी हुई है। कर लो।
हाँ जी, ये भी बना लो, एमएसएमई वाला है। हाँ जी, लिखना ही ब्लैक ब्लैक वाला भी लिखना है। एमएसएमई का है बच्चे ये। बोर्ड समझा दो अभी आप एक बार लिख लो, बाकी बच्चे तो लिख रहे हैं, सर ऐसा होता नहीं। अभी आप लिख लो। ठीक है। छोटे बिजनेसमैन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स देती है, और वो पर अभी देखेंगे क्या चीज है, नया पॉइंट जुड़ा है, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। एक तो साल होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। लगता है ऐसा लगेगा। सोच रही जा सकती है, आप भी मजबूर है। सर उसमें तो 60% है। ओके, लिख लिया बच्चों ने? क्या कर रहे हो बेटे आप? इतना स्लो बच्चे। 3 घंटे, इतनी देर में तो बहुत कुछ लिख लेते हैं बेटे, पूरा और आधा रजिस्टर तो भर ही जाता है आराम से इतनी देर में। सर जी आधा पेज कहते हो आप पूरा रजिस्टर कहते हो हाँ जी मैडम। इनटू लोन ऑफ कटा हुआ है। मतलब ये बिजनेसमैन का क्लेम है, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट टू लोन इज पेमेंट। क्या डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज नो। छोटे छोटे सेक्शन है, पर आज के लिए इतना ही। 30, 31 और मतलब ऐसे और ऐसे चलेंगे।
एमएसएमई वाला लिख लिया? मतलब बोलूंगा इसके ऊपर अच्छा एग्जाम्पल एक बना हुआ है, वो चाहे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर एमएसएमई के बारे में बोल देता हूँ। एमएसएमई ना छोटे बिजनेसमैन होते हैं, और छोटे बिजनेसमैन की ना पेमेंट ना काफी लोग रोक देते हैं। तो एमएसएमई एज अ एंटायर सेक्टर गया भाई कि यार लोगों ने अगर मान लो एमएसएमई को पेमेंट करनी है एक बड़े बिजनेसमैन ने, तो क्या करे अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बन पा रहा है एमएसएमई के लिए? नहीं। तो सरकार ने बोला अगर आप एमएसएमई को कोई पेमेंट करते और अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपकी डिडक्शन रोक ली जाएगी। यानी कि एमएसएमई को पेमेंट भी की डिडक्शन तभी मिलेगी इन केस आप उसकी पेमेंट करेंगे। पर इसमें वो रिटर्न डेट तक वाला झमेला नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है। क्या बोल रहा है वो, तो यही एमएसएमई एक्ट में और वैसे लिखा हुआ है तो उसका एक्सट्रैक्ट है। तो मान लो ए ने एमएसएमई से क्या परचेस करा बच्चे, कुछ परचेस करे गुड्स या फिर सर्विसेज, कितने रुपए के? क्या मैं कह सकता हूं ए को 5 लाख पे करने होंगे? ए ने परचेस करा तो ए विल पे। नाउ ए हैज टू पे विद इन 45 days और एज पर द एग्रीमेंट विच एवर इज अर्ली। यानी कि ए को 45 दिन पे करना ये लॉ बोलता है। सर एग्रीमेंट है 6 महीने बाद कर देना, नहीं होगा, आपको 45 दिन में ही पेमेंट करनी। एमएसएमई की पेमेंट आपको, अगर एग्रीमेंट है 20 दिन में पे करना है, तो कितने दिन में पे करना होगा? 20 दिन। और अगर एग्रीमेंट, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट कब है? जब आपका एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। इफ देयर इज एग्रीमेंट तो या तो 45 दिन या एग्रीमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट, कितने दिन में पे करना है मुझे? 15 दिन। समझ रहे हो? तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट है तो या तो एग्रीमेंट के अंदर पीरियड या 45 दिन विच इज अर्लियर, और अगर नहीं है तो आपको कितने दिन में पे करना है? 15 दिन में। इफ द अमाउंट इज पेड विद इन 45 days इन केस ऑफ एग्रीमेंट और विद इन, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने पे कर दिया। इफ अमाउंट इज नॉट पेड विद इन 45 और 15 days, डिडक्शन इज अलाउड ऑन। यानी कि 45 दिन या 15 पे कर दिया तो आपको डिडक्शन मिल ही जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद है तो भी क्या डिडक्शन मिल रही है? मिल जाएगी। किस बेसिस पर? पेमेंट बेसिस। इसको मैं इलैबोरेट क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल में ही कर दूंगा। आपने नोट कर लिया आपने? Yes, sir. हाँ, नीचे वाली को। हाँ। लेकिन वो ऐसे क्यों है ना, जैसे काउंटिंग चल रही है। अगर 45 days के अंदर पे करते हैं। हाँ सर, मतलब ये मैं बड़ा समझिए और जैसे खरीद रहा हूँ और प्रोड्यूस और किसी का अराउंड अराउंड मार्च स्टार्ट डेट, तो पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पेमेंट करना तो उसके रेट से हमें टाइम में करना। ये मतलब ये तो कहाँ से करें, इसकी जगह में डायरेक्शन भी दी खर्चा नहीं है तेरा, तू गुड्स खरीद रहा है, सर्विसेज ले रहा है, खर्चा नहीं है तेरा? गई। जो मर्जी हो, तू छोटी सी दुकान पे जाके तू कोरियर करा ले, जो मर्जी करा ले, खर्चा नहीं है क्या तेरे बिजनेस का? वोटे मतलब तू क्या कर रहा है, उससे बिजनेस का खर्चा है बस मेरा, मैं उसके आगे क्या कर रहा हूँ उस पर क्यों जाना है मैंने उस चीज। एमएसएमई से पहले और बोला बोलूंगा। बस बेटे लास्ट एग्जांपल और इतना ही रखेंगे। 43B, पेज नंबर 286। हाँ जी। पेमेंट करनी है, डिवाइडेड करनी है, 45 days का टाइम दिया है। मैं 45 days के अंदर तो जिस भी ईयर में पेमेंट है वो रिटर्न का कोई लॉजिक नहीं है इसमें।
लोवर का हमें नहीं स्टार्ट नहीं किया, हमें तो ऊपर हमें तो कुछ वाले है ना, अगर हमें दो 15 दिन के किया मिल जाएगी। तूने पेमेंट कर दी तो मिल जाएगी उस साल। अभी मतलब बनाऊंगा एक कहना समझ गया, पर वैसे मिल जाएगी, मिल जाती है। अच्छा मुझे बताइए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे? आइए एक बार देखिएगा। एन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एज ऑन 31 मार्च 24। कौन से साल का डिटेल है वैसे? पूरे साल का 23-24, ठीक है। रिवील्स दैट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर ड्यू वर दो डेबिटेड टू P&L अकाउंट हैज नॉट बीन पेड अप टू 31 मार्च। वो कह रहा है भाई ये सारे के सारे खर्चे P&L में तो डेबिट हो गए हैं, पर पेमेंट नहीं हुई है इनकी। सबसे पहला खर्चा किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम IDBI 50,000, और आपने पेमेंट कब करी है? 20,000 की। कब करी है? 14/7। तो 14/7 को 20,000 और 30,000 1/10 को। आप मुझे बताइए क्या ये पूरा खर्चा अलाउड हो जाएगा? कितना डिसअलाउड होगा मुझे वो बताइए बस। एग्जैक्टली क्योंकि जो भी आप रिटर्न के बाद से करेंगे वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप एक बार देखेंगे इन्होंने कैसे लिखा हुआ है ताकि आप पैटर्न पकड़ लें। इंटरेस्ट ऑन लोन को 2 में बांट दिए पहले उसने 20, और इसकी पेमेंट कब करी इसने? 14/7। तो वो कह रहे हैं हाँ तो ठीक है ना, 14/7 24 था ना। रिटर्न डेट कब जानी थी बच्चे? 31/7। तो ये वाली पेमेंट तो 14/7 को कर दी तो बच गया ना ये। तो इसलिए इसकी डिडक्शन तो कब मिल गई? 23-24। और दूसरे वाले की कब मिलेगी? शुरू कर दीजिएगा बाकी सारे पॉइंट्स। पेज नंबर 288। यार ये देखिए यार, ये लिखा हुआ है यार अब। हाँ तो पेज में देखना। तो बाकी 2,000 हम्म 40,000 की मिल जाएगी उसी साल, ये मिलेगी अगले साल, और ये भी अगले साल ही मिलनी है। बस बना दो बेटे। ये क्वेश्चन में जरूर आता है, मतलब पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। फुल फेस क्वेश्चन में ना ऐसे खर्चा होगा और हो गया। वेरी 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 गुड। तो बस ठीक है बेटे। सर सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में ना सेकंड 3 जिसमें से 31/7 वाला है, तो वो दिन उसकी मिल जाएगी तो उसी दिन कर रहा है। ठीक है ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? हो गया? ठीक है चलिए, तो आपका सारा का सारा 43 भी डन है। और आप क्या कर सकते हैं घर जाके, वैसे तो नोट्स आपने बना लिए पर मॉड्यूल में 1-2 इलस्ट्रेशन दी हुई है, वो कर लोगे तो सही है, नहीं तो अगली क्लास में करा दूंगा और फिर अगला सेक्शन शुरू करेंगे।